हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलते हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर करते हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो आपको बीपीएससी, बिहार एस्टेट और झारखंड सहायक आचार्य का जो सिलेबस है वो मॉर्निंग के क्लास में कवर करवा दिया जा रहा है। तो आपका जो झारखंड सहायक आचार्य है उसमें आपको यूनिट 2 के अंतर्गत इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना होगा। तो उसके भी क्लासेस मैं आप लोगों को करवाई हूँ, उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनको कंप्लीट नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ग्रुप परचेस करने का जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो आप यूनिट 2 का अगर आप सिलेबस निकाले होंगे झारखंड सहायक आचार्य का, तो उसमें आपको देखिएगा कि आपका टॉपिक एक है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आज इसलिए आप लोगों के क्लास पास जो है वो क्लास लेकर आई हूँ, क्योंकि देखिए ये तो आपका झारखंड सहायक आचार्य में हेल्पफुल करेगा ही, साथ ही साथ आप बिहार एस्टेट में जो 50 नंबर का जो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता है उसके अंतर्गत आपको पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना होगा। तो आपको वहाँ पे ये पर्यावरण प्रदूषण जो है वो देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये हेल्पफुल भी रहेगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी और इसको मैं 2 पार्ट में लेकर आऊँगी, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो एक क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आज और कल में ये पूरा टॉपिक जो है पर्यावरण प्रदूषण वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में धुंध या स्मॉग जो है वो आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किस कारण की उपस्थिति के कारण होता है। हम लोग देखते हैं ना कि हमारे वायुमंडल में जो कोहरा छा गया, धुंध हो गया है, ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं, तो वो किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड कि क्या होता है जब उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। वायुमंडल में जो धुंध है, स्मॉग, आवश्यक रूप से नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य जो कार्बनिक यौगिक है उनकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपोषण, ठीक है, यानी यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन को हम लोग देख लेते हैं कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व का संवर्धन करता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण, यानी पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रदूषित कर रही हैं पर्यावरण को, उनसे रिलेटेड हम सब चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। तो इसका दोनों ही सही हो जाएगा। इसका डिटेल्स क्या बोला जा रहा है कि नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि, जब उनका मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो सुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है जल में शैवालों की जो संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। फलतः जल में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाने से जलीय जीव क्या होते हैं कि मरने लगते हैं। शैवाल की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो जलीय जीव मरने लगते हैं, तथा जो वहाँ की जो स्थिति है वो कैसी हो जाए, दुर्गंध युक्त सड़न पैदा करने वाली उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि आपको सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो सूची 1 में घटना है और सूची 2 में उसका यौगिक के बारे में बोला जा रहा है। जैसे अम्ल वर्षा किस कारण से होता है, प्रकाश रासायनिक धुंध किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या संयोजन है, ओजोन परत का क्या क्षरण का क्या कारण है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। बोल रहा है कि अम्ल वर्षा कब होती है, जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। प्रकाश रासायनिक धुंध यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मात्रा बढ़ने से। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कौन करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। मनुष्य जो गतिविधियाँ करते हैं, यानी जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसके कारण जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जा रहा है, तो उसको हमको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्या बोला जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण बोला जाएगा। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है।
पर्यावरण के जो अजैविक घटक है, जैसे अजैविक के अंतर्गत आप कौन कौन से आ जाएंगे, वायु, जल, मृदा, ये सभी आ जाएंगे कि भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला जो अवांछनीय परिवर्तन है, इन सभी चीज़ों में, वायु में बोलिए, जल में बोलिए, मृदा में बोलिए, अगर कोई उसकी जो भौतिक संरचना है उसमें कोई अगर परिवर्तन आता है, उसकी जैविक संरचना में कोई परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन जो है वो हमारे जो मनुष्य का जीवन उसमें नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, वायु प्रदूषण किस कारण से उसका उदाहरण है, तो लाइकेंस बोला जा रहा है। लाइकेंस जो है ये वायु प्रदूषण का जैविक सूचक का उदाहरण है। लाइकेंस एक प्रकार का क्या है, यह मिश्र जीव है जो कवक और शैवाल के सहचर्य से बनता है। ये आपका जो है ये वृक्ष की पत्तियाँ, छत्र, भूतल, चट्टान और शिलाओं पे उगते आपको देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों में ग्रीन ग्रीन जो शैवाल उगे होते हैं, ये प्रदूषण के पैरामीटर है। उदाहरण स्वरूप जिस क्षेत्र में लाइकन की संख्या बहुत तेज़ी से कम होती है, यह बात इस बात का सूचक है कि वहाँ जैव विविधता को सबसे ज़्यादा खतरा है। जहाँ लाइकन अच्छे से फलते हैं, जहाँ वहाँ पर जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होता है, तो ये भी एक सूचक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नॉक नी सिंड्रोम के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो फ्लोराइड। नॉक नी सिंड्रोम क्या है, ये धनुजानु रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये रोग मुख्यतः फ्लोराइड से बच्चों में होता है। इस रोग के अंतर्गत दोनों पैरों की हड्डियां जो है वो विकृत होकर टेढ़ी हो जाती है, आप लोग देखे भी होंगे, जिससे दोनों घुटनों में काफ़ी अंतर रहता है और इस प्रकार के विकार में दोनों पैरों की हड्डियों में फीमर और टिबिया प्रभावित होता है। तो किसके कारण, तो फ्लोराइड के कारण। सारा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरण विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो वो क्या पैदा करती है, ओजोन। ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की परावैंगनिक किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है और यह समताप मंडल में इस प्रक्रिया जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ पे होती है, तो समताप मंडल के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अवघटन हेतु सर्वाधिक समय लेता है। ठीक है, जैव अवघटन के लिए सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है, तो हड्डी। जैव अवघटन से हमारा क्या आशय है कि किसी पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल घटकों में तोड़ना। कार्बनिक यौगिक आमतौर पर अकार्बनिक यौगिक की तुलना में तेजी से टूट जाते हैं। अगर हम प्रश्न को देखें तो हम देखेंगे कि हड्डी के जैव अवघटन में सर्वाधिक समय लगेगा, क्योंकि हड्डी जो है ये खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से मिलकर बनता है और ये क्या है कि एक जटिल संरचना है। तो जबकि अन्य सभी जो केवल कार्बनिक पदार्थ से बनते हैं, इसलिए इनका जैव अवघटन तीव्र। अजैव अवघटन का मतलब समझे, मतलब जल्दी से नष्ट क्या हो जा रहा है उसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत तक अजैव निम्नीकरण, प्रदूषण के संकेंद्रण में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में पर्यावरण अवक्रमण को गंभीर समस्या है। विश्व में जो पर्यावरण अवक्रमण है ये एक गंभीर समस्या है। कारण क्या है कि इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण है, यानी इसके जो आपका डिग्रेडेशन किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है, इसका एक प्रमुख कारण है। इसका जो आंसर है वो ए तो सही है, लेकिन आपका जो कारण वो सही नहीं है। तो क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि सामान्य रूप से जनसाधारण के लिए पर्यावरण अवनयन तथा पर्यावरण प्रदूषण समानार्थी होते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास से होता है, किंतु इनके कारकों तथा इनके प्रभावों के क्षेत्र में मापक के आधार पर इसमें अंतर स्थापित किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ होता है मात्र मनुष्य के द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास, जिसको हम लोग पर्यावरण अवनयन या फिर अवकरण के नाम से जानते हैं। मानवीय जो क्रियाएं हैं वो कैसी होती है, प्रकृति के साथ हम स्थानिक तौर पर देख सकते हैं, प्रादेशिक तौर पर देख सकते हैं, विश्व स्तर पर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो ज्वालामुखी हो रहा है, भूकंप हो रहा है, स्थलखंड में आपको स्थिति में वहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है, वलय एवं भ्रंशन हो रहा है, वायुमंडलीय तूफान जैसे टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो आ रहे हैं, बाढ़ तथा सूखा हो रहा है, प्राकृतिक कारणों में वन में अग्नि कभी बढ़ जाना ये भी आ जाएगा,
प्राकृतिक विद्युत विसर्जन जो लाइटनिंग होती है वो, फिर अम्ल वृष्टि, उपल वृष्टि, ये सब चीज़ों, हिमपात, ये सब क्या है, ये सिर्फ पारिस्थितिक तंत्र में जो वहाँ पे अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है तो उसी रूप में हमको देखने को मिलती है कि कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बहुत अधिक बाढ़ आ गया। तो ये सब, इसका मतलब क्या हुआ कि परिस्थिति की जो संरचना, इन्वायरमेंट की संरचना, उसमें परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाले सूक्ष्म मणिकाओं यानी माइक्रोवीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली यानी कि आपका जो माइक्रोवेड है वो जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है उसका कारण क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। हम समझते हैं कि माइक्रोबीड्स होता क्या है, तो माइक्रोबीड्स को माइक्रो प्लास्टिक भी कहा जाता है। ये प्लास्टिक का अंश या रेशा होता है और इसका जो आकार है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है और इनका उपयोग टूथपेस्ट, साबुन, फेस वॉश, बॉडी क्रीम जैसे उत्पादों में किया जाता है। ये सभी चीज़ों में रहता है और माइक्रोप्लास्टिक में सरलतापूर्वक फैलने से यह की क्षमता भी होती है। माइक्रोबीड्स या फिर माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे सीवर के रास्ते ये महासागरों में पहुंचकर जो महासागर समुद्री तंत्र है उसमें वहाँ के जो पर्यावरणीय की समस्या उत्पन्न कर रही है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें तो घर में यूज़ होते हैं। फिर ये वेस्टेज मटेरियल कहाँ जाता है, इस तरह से नाली से होते हुए नदी में, नदी से फिर समुद्र की ओर चला जा रहा है। ठीक है, ये गैर जैव निम्नीकरण बहुलक होते हैं, इनके द्वारा जलीय प्रदूषण में वृद्धि होती है और जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें भी हमें व्यवधान देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका जो आकार इतना कम होता है कि ये जल उपचार निस्पंदन प्रणाली से भी पार हो जाता है। मतलब जल उपचार जो जैसे छलनी होता है ना, छलनी से जब इसको अगर छाना जाता है तो इतने ये छोटे कण होते हैं कि छलनी में भी नहीं आते हैं, उससे भी पार हो जाते हैं, जिसके कारण 2018 में यूके ने माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर रोक जो है वो लगा दी है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या बोला जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोल रहा है कि ये सब जैव मात्रा के अवशोषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से ये निर्मुक्त होते हैं? तो ये 1 2 3 चारों ही बोला जा रहा है। फसल यानी जैव मात्रा के दहन के फलस्वरूप वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, सीसा, पारा वो पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार फसलों के जलने से उत्पन्न जो प्रदूषक है इसमें 40% जो योगदान है वो आपका हरियाणा है। आप जो क्या बोला जाता है, जो हम लोग इधर तो जो उसको खैर बोलते हैं, उधर यूपी साइड में क्या बोला जाता है, नाम मैं अभी भूल रही हूँ, तो वो खैर को जब जलाया जाता है, ठीक है, तो उससे जो प्रदूषण होता है प्रणाली, या फिर क्या यूपी में बोलते हैं, अगर यूपी से कोई देख रहे होंगे तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि उसको क्या बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसको जला दिया जाता है, तो जो धान के बचने के बाद जो खैर जो रहता है, सूखा हुआ जो भूसा जो ये सब रहता है, तो उससे क्या होता है वायुमंडल में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। वायु के प्रदूषण की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ये जो है पर्यावरण प्रदूषण कौन सा उत्पन्न नहीं करता है? तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा भी पर्यावरण प्रदूषण देगा, पेट्रोलियम भी देगा, कोयला उत्सर्जन से भी प्रदूषण होगा, लेकिन सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो क्या उससे प्रदूषण होता है? कॉमन सेंस की बात है कि इससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा। इसको और हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं कि ऊर्जा जो है ये हमें 2 स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। वे 2 स्रोत कौन कौन से हैं? परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है इसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी आ जाएंगे, जबकि जो गैर परंपरागत स्रोत है इसमें आपका वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आ जाएंगे, जैसे सौर हो गया, पवन हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा? आपका गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आपका ये सभी आ जाएगा ना। ठीक है, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की जो उपलब्धता है ये सीमित है, इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।
और ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, ये एक निश्चित सीमा के बाद एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उनका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा पृथ्वी से उपलब्ध सभी जगह पे उपलब्ध है और सबसे अधिक विश्वसनीय ऊर्जा भी है। तो सौर ऊर्जा से पर्यावरण जो प्रदूषण है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक किसको बोला जा रहा है, तो स्मॉग को बोला जा रहा है। पृथ्वी तल के वायुमंडल में विभिन्न गैसों के संतुलित मिश्रण पाए जाते हैं, परंतु वायु का ये जो संतुलित सम्मिश्रण है पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक परिवर्तित हो जाता है, तब वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषकों को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत वे तत्व आते हैं जो सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मोटर गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड, कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत ये सीधे उत्सर्जित नहीं होते बल्कि प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषण बनाते हैं। जैसे ओजोन हो गया, पेन हो गया, स्मॉग हो गया, ये सभी हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉग जो है उससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्मॉग से मुख्यतः जो तत्व है, जैसे उसका मुख्य तत्व क्या होता है, ओजोन होता है। और उस स्मॉग जो है ये विश्व में वायु प्रदूषण के रूप में फैला है तथा यह बहुत खतरनाक भी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन यहाँ मौजूद रहता है और इसमें जो दहन का सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश नाइट्रिक ऑक्साइड को तोड़ देता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या है, इसका हमारे मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो आँखों में जलन होने लगती है, सांसों की जो लंबाई में कमी हो जाती है, कफ, जुकाम, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। अस्थमा, सीने का रोग, शोषण की समस्या, ये सब आती है। हार्ट अटैक का खतरा अधिक रहता है। फेफड़ों में सूजन हमें देखने को मिलती है। तो ये सब किस कारण से होते हैं, तो स्मॉग का स्वास्थ्य पर असर पड़ने के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा किस कारण से होता है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। मानव जनित स्रोतों में यह निश्चित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रस ऑक्साइड का नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता है और धरातलीय जो सतह है उसमें पहुंचता है, तब वो कैसा रूप लेता है, वो अम्ल वर्षा का रूप लेता है। अम्ल वर्षा जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए इमारतों और स्मारकों को हानि पहुंचाती है। अम्ल वर्षा की घटना का सर्वप्रथम अध्ययन किनके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ जी के द्वारा किया गया था। तो आई होप आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर लगे होंगे और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप मेरे साथ चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।